Hello friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 9 from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam, so it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 5, the fundamental unit of life. Let's start. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Okay? Cork is a substance which comes from the bark of tree. Here, Robert Hooke tell cork is a substance which comes from the bark of tree. cork एक सब्सटेंस है जो कि पेड़ के छाल से बना हुआ रहता है. दिस वाज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Okay, Robert Hooke called these box cells. Robert Hooke called these box cells. Cells is a Latin word. Cells is a Latin word for a little room. Cells क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? लिटिल रूम. ओके, दिस में सीम टू बी a very small and insignificant incident, but if it is very important in history of science. यह कहने के लिए यह बहुत ही छोटा इंसिडेंट घटना है, बट इसका इतिहास जो है, इसका इतिहास साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके, दिस वाज द very first time that some had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell is described. These units is being used till this day in biology. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. अब आगे देखते हैं क्या है. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. कहने का अर्थ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना हुआ रहता है. तो इसमें कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं. एक्टिविटी, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब. एक क्या करेंगे? ऑनियन बल्ब, प्याज का एक पीस लेंगे. विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मस. इसके एक एक पार्ट को क्या करना है? पील करना है, छीलना है प्याज के. फ्रॉम द कनकेव साइड, कनकेव साइड अवतल दर्पण, इनर लेयर. प्याज के जो अंदर का साइड होगा, जो इसको हम कह सकते हैं कनकेव साइड, अवतल दर्पण की तरह. ऑफ द अनियन, प्याज के. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. व्हाट डू वी डू विद दिस पील. फिर उसके बाद देखेंगे ये जो प्याज का छिलका होता है उसमें क्या, कहने का मतलब फोल्ड करने के बाद क्या हुआ इसमें. लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ स्लाइड. एक ग्लास का स्लाइड टुकड़ा लेंगे. पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास. और ये ग्लास के टुकड़े पे एक ड्रॉप पानी भी डालना है और क्या डालना है? अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम वॉच ग्लास. और प्याज का जो छिलका का एक टुकड़ा जो है
उस पर डालना है। प्याज का जो कनकेव साइड का जो टुकड़ा है उसको क्या करना है, उस स्लाइस पे डालना है। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट, और श्योर होना है कि वो पील छिलका जो है परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए। किस पे, स्लाइड पे, ग्लास के स्लाइड पे। ओके। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। यहाँ पे हम एक पेंट ब्रश की सहायता से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। नो, वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफरिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। फिर इसके बाद क्या करना है, सेफरिन सॉल्यूशन के एक ड्रॉप उस पर डालना है। टेक केयर टू, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दे के प्रॉपर केयर करके डालना है। ओके। अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। उस पर जो बबल होगा, व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, माउंटिंग नीडल के द्वारा उस एयर बबल को क्या करना है, अवॉइड एयर बबल व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। बबल को क्या करना है, एयर बबल को अवॉइड करना है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन ऑब्जर्व दिस, मुझे ऑब्जर्व करना होगा, वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइड के अंदर जो है लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लो पावर जो है फ्लॉड कर रहा है हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप, हाई पावर कंपाउंड की ओर। ये कैसे देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है। ओके। हेयर 5.1 फिगर कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिस्क्राइब। हेयर आई पीसेस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंसेस, स्टेज स्विवल, बॉडी ट्यूब क्लिप, माइक्रोस्कोप स्लाइड, कंडेंसर, मिरर बेस। नो, क्वेश्चन इज व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी लुक थ्रू द लेंस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, लुक थ्रू द लेंस, लेंस के द्वारा क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो स्लाइड जो था ग्लास का, और पील ऑफ ऑनियन, प्याज का जो टुकड़ा था, अ स्लाइड ऑफ पील ऑफ ऑनियन। ओके। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट, डज इट लुक लाइक। यहाँ पे फिगर 5.2 में सेल ऑफ एन ओनियन पील, 5.2 में सेल ऑफ एन ओनियन पील, वो प्याज का जो छिलका का सेल जो है उसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसी प्रकार हम लेंस से जब उसे देखेंगे तो इसी प्रकार कुछ दिखेगा। ओके, तो इसको समझ सकते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी mounts of peel of onions of different size. What do we observe? Do we see similar structure or different structures? Okay, here question is what are these structures? जो स्लाइड पे वो प्याज का टुकड़ा था उसका क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, यह स्ट्रक्चर जो होगा लुक सिमिलर टू ईच अदर, उसमें जो भी स्ट्रक्चर होगा छोटा छोटा, जो फिगर
मैंने अभी रिसेंटली देखा, उसका जो फिगर होगा सिमिलर होगा एक दूसरे के। ओके, टुगेदर दे फ्रॉम बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। वो दिखेगा कैसा? लाइक ओनियन बल्ब के आकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, द सेल ऑफ ओनियन peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. Okay, these small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structures are called, यह जो छोटा छोटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी, जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर मैंने देखा वह बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब, प्याज का जो एक छोटा छोटा बिल्डिंग यूनिट्स देखा, दीज स्ट्रक्चर्स, वो जो स्ट्रक्चर मैंने देखा उसे ही क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली ओनियंस, सिर्फ और सिर्फ न ही प्याज, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी हम देखते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व अराउंड, वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो भी हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, सभी जो है किसी न किसी सेल से बना हुआ होता है। ओके, however there are also single cell that live on their own, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से, एक कोशिका से भी बना हुआ, जब कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से, एक कोशिका से बना हुआ हो तो वो भी लाइव जीवित होगा। कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी बना हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, here more know about cells were first discovered by Robert Hooke in 1665। कोशिका का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का, कोशिका का खोज किया। ओके, ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप से देखा, वो जो सेल देखा, किसमें देखा? कॉर्क स्लाइस, स्लाइस अ कॉर्क स्लाइस, और वह सेल जो देखा रॉबर्ट हुक, वो किस चीज से देखा? माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट, ल्यूवेनहुक 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहुक ने क्या किया? इम्प्रूव किया माइक्रोस्कोप को। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड ऑफ वाटर फॉर फर्स्ट टाइम। हेयर क्वेश्चन इज, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन वह सेल जो था डेड सेल था। ओके, और किस चीज में देखा? सेल इन अ कॉर्क स्लाइस, कॉर्क में वो डेड सेल को देखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। देन डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जीवित कोशिका, जीवित सेल की बात करा जाए तो ल्यूवेनहुक का नाम आएगा। कब किया? 1674 में।
जब डेड सेल का बात आएगा तो रॉबर्ट हुक कहेंगे डिस्कवर्ड किया। फर्स्ट फॉरमोस्ट कहेगा तो रॉबर्ट हुक कहेंगे सेल के बारे में। लेकिन लिविंग सेल के बारे में यदि पूछा जाए तो क्या कहेंगे? ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट फॉरमोस्ट देखा था 1674 ईस्वी में। ओके, किस में देखा था? पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड तालाब में जो पानी रहता है उसी में लिविंग सेल को देखा था। नेक्स्ट, ओके, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। उसने यह बताया कि सेल के अंदर भी जो है न्यूक्लियस होता है। देन पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द को क्वाइंड किया फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। किसी भी सेल के जो फ्लूइड होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म किसने नाम को क्वाइंड किया? पुरकिंजे ने। ओके, द सेल थ्योरी दैट all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sladen and Swan, Sladen 1838 and Swan 1839। द सेल थ्योरी, सेल का जो थ्योरी है वो स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट पादप और कोशिका दोनों में सेल होता है। दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी जीव की मूलभूत इकाई होता है। इसको किसने प्रपोज किया था? टू बायोलॉजिस्ट, स्लाइडन एंड स्वान। ओके, नेक्स्ट, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो। उसके बाद विर्चो ने 1855 में सजेस्ट किया, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल के पीछे भी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, हर एक कोशिका के पीछे भी एक कोशिका होता है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. Okay. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. Okay. The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscope world. It is known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वर्ल्ड में, संसार में जो भी हम चीज़ देखते हैं माइक्रोस्कोप से, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सेल होंगे उसके बाद ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। सिंगल सेल में भी, यहाँ पे बताया गया है, सिंगल सेल में भी कॉन्स्टिट्यूएंट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, जस्ट लाइक सिंगल सेल का भी कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामोसियम एंड बैक्टीरिया। ये क्लैमाइडोमोनास एंड पैरामोसियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है सिंगल
सेल ऑर्गेनिज्म को आपको सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, और पहले मैंने क्या देखा, अमीबा, ये सभी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यह सिंगल सेल, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, ये सभी जो सिंगल सेल हैं ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनि मीन्स एक होता है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा, मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, मल्टी मैनी, यदि एक से ज़्यादा सेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। नो, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। कहने का मतलब ये है कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो एक सेल से, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सेल मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल भी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ, कैसे। देन सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे वही कहा गया है कि सेल जो है डिवाइड होता है, एक सेल आगे जाके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल आगे जाके चार में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल इसी प्रकार जो है डिवाइड होते रहता है। सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, वो अपने प्रकार, वो खुद के प्रकार के ही, खुद के तरह के ही सेल का डिवाइड करता है। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल से पहले जो भी है उसके पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसी न किसी एक सेल प्री एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी mounds of leaf, peel, tip of roots of onion, or even peel of onion of different size. Okay. After performing the above activity, let us see what the answer to the following questions would be. Question है, do all cells look alike in terms of shape and size? Do all cells look alike terms of shape and size? Okay. Do all cells look alike in structure? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी सेल का शेप और साइज एक जैसा होता है क्या, ये पूछा गया है। क्या सभी का स्ट्रक्चर एक जैसे होता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड वी फाइंड डिफरेंस एमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी? क्या प्लांट बॉडी, पादप में डिफरेंस एमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, कहने का मतलब जितने भी प्लांट में पार्ट होते हैं, क्या डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड? इस सब में, ये सभी में क्या हम सिमिलरिटी फाइंड करते हैं, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। ओके। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल of different kinds. Look at the following pictures. It depicts some cells from the human body. कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कह रहा है
सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, also have सेल डिफरेंट काइंड, कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं डिफरेंट प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे तस्वीर दिया हुआ है, इसमें देखना है। इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ये ह्यूमन बॉडी का सेल है, और यहाँ पे बताया गया है सब एक दूसरे से क्या है, अलग है। ओके, यहाँ स्मूथ मसल्स है पहले, फिर उसके बाद ब्लड सेल है, उसके बाद नर्व सेल है। ओके, यहाँ पे ओवन है, यहाँ पे स्पर्म है, यहाँ पे बोन सेल है, फैट सेल है। वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 2 1 2 3 4 5 6 सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 तरह के सेल है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सेल हो सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का कुछ सेल दिया हुआ है, जैसे स्मूथ मसल्स, ये हो गया सेल, ये ब्लड सेल हो गया, ये नर्व सेल हो गया, ये बोन सेल हो गया, ये ओवन हो गया, ये स्पर्म हो गया, ये फैट सेल हो गया। सबसे छोटा सेल इन ह्यूमन बॉडी में कहा जाए तो ये स्पर्म हो जाएगा, सबसे बड़ा सेल की बात किया जाए इन ह्यूमन बॉडी तो ये ओवन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, कुछ सेल जो होता है जैसे कि अमीबा, वो अपना शेप जो है चेंज करते रहता है। ओके, अमीबा जो है क्या करता है, अपना शेप चेंज करते रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। और कुछ सेल जो होता है वो फिक्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल शेप कुड बी ई मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का फिक्स रहता है कि यह ऐसा ही होगा, और पिक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। और नर्व सेल जो है एक पिक्यूलर टाइप का, एक फिक्स टाइप का, टाइपिकल शेप का है, ये फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। ओके, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? वी नो दैट देयर इज डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन जो है, ह्यूमन ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के डिफरेंट पार्ट, मनुष्य के अलग अलग प्रकार के जो पार्ट है वो अलग अलग तरह के परफॉर्म फंक्शन करेंगे, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो सभी जो है अलग अलग प्रकार के फंक्शन करेंगे, डिफरेंट फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। मनुष्य का जो है हार्ट, मनुष्य का जो है हार्ट, दिल, वो ब्लड को पंप करता है, वहीं स्टोमक जो है डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, वो क्या करता है, स्टोमक फूड को डाइजेस्ट करता है, और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर
इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी प्रकार सिंगल सेल का डिवीजन भी जो है अलग अलग तरह के, जिस तरह मनुष्य के हृदय हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, स्टोमक पेट जो है फूड को डाइजेस्ट करने में सहायता प्रदान करता है, उसी प्रकार किसी भी सेल, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी है या सिंगल सेल जो है वो भी सभी अलग अलग तरह के वर्क करते हैं। सिंगल सेल डिवीजन लेबर आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। ओके, इन फैक्ट each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelle perform a special function. Each kind of cell organelles perform a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. Okay, next important fact here: a cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. सभी सेल जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सभी का आकार शेप आकार एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स का होता है, और एक साथ रह के भी वो अलग अलग तरह के काम कर सकता है। बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, सेल कहलाता है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव the same organelles, no matter what their functional is or what organism they are found it. किसी भी सेल को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं इसका सेल, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे चूहा है या हाथी है, तो चूहा छोटा है तो उसका सेल छोटा होगा, हाथी बड़ा है तो हाथी का सेल बड़ा होगा, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। लिखा हुआ है क्या? इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन, उसका क्या कार्य है, इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, वह जो जीव है वो क्या काम करता है और किस जगह, व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, और किस जगह वो पाया जाता है, ये सेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। No, question is what is a cell made up of? What is the structural organism of a cell? No, we saw above that the cell has special components called organelles. Okay, how is a cell organized? Okay, if we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost. Okay, जब हम किसी सेल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे तो सभी सेल में तीन तरह के बातें दिखने को मिलेगा जब उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, किसी भी सेल के बारे में। ओके, all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. Plasma membrane or cell membrane. No, we will discuss about plasma membrane or cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. Okay, the plasma membrane allow or permits the entry and exit of some material in and out of the cell.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिट करता है, अलाउ करता है कुछ मटेरियल को अंदर जाने के लिए, सम मटेरियल एंड इन एंड आउट। कुछ मटेरियल को तो वो अंदर जाने देगा, कुछ मटेरियल को अंदर नहीं जाने देगा। ये क्या काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। गॉट इट? नो। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी सब्सटेंस मूव करता है किसी भी सेल के अंदर जाने से और किसी भी सेल से के बाहर जाने में। कोई भी सब्सटेंस कैसे मूव करता है, एक दूसरे के तरफ जाता है, आता है। कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर कैसे जाता है और कैसे बाहर जाता है, मूव आउट। ओके, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। इससे पहले चैप्टर में, इससे पीछे जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुका है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन of high concentration to a region where its concentration is low। मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी जो प्रोसेस होता है, कोई भी डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। वी सॉ दैट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मतलब जल्दी, लगा, तुरंत, क्विकली, of substance from region of high concentration to a region where its concentration low। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जल्दी होता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन, इसी प्रकार सेल में भी होता है। सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन, फॉर एग्जाम्पल के लिए, सम सब्सटेंस लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। जैसा कि आप और हम जानते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रिस्पिरेशन में। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं और जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसमें होता क्या है? जितना हम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से टेक करेंगे उससे बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हम इन्वायरमेंट में एक्सहेल करेंगे ऑक्सीजन। लेकिन जब एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक्सहेल होगा। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे,
इन्वायरमेंट में जो भी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन का, और एक्सेल टाइम में क्वांटिटी कम हो जाता है ऑक्सीजन का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में। और यदि नाइट्रोजन की बात किया जाए तो जितना हम इनहेल करते हैं रिस्पिरेशन में उतना ही एक्सेल करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सम सब्सटेंस लाइक CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, okay, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell is external environment. Cell क्या है? External environment. Here is work. The concentration of CO2 carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. The concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर रहता है तो ये लो रहता है, लो कंसंट्रेशन रहता है इनका, एज कंपेयर्ड टू दैट इनसाइड द सेल. नो हेयर इज सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है अंदर में लो रहता है और बाहर में हाई रहता है. नो वी विल डिस्कस, आगे देखते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा. एज सुन एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल. जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहता है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर आता है तो इसमें डिफरेंस दिखता है. कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि अंदर जो रहता है हाई कंसंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ अ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड. ओके, गॉट इट. अंदर जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में रहता है तो वो क्या करता है, वो लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना चाहता है. तो किसी भी कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है. तो बॉडी के अंदर जब रहता है कार्बन डाइऑक्साइड तो हाई कंसंट्रेशन में रहता है, वो जब बाहर आएगा मूव आउट, लो कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए वो चाहता है. टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ऑफ बाय द प्रोसेस. गॉट इट. Here, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration. मूव हो जाता है बॉडी से बाहर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, ओके, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड, बिकॉज आउटसाइड बाहर जो है एनवायरमेंट में लो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, concentration outside the cell by the process. To a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. यह जो प्रोसेस होता है इसे डिफ्यूजन कहते हैं. ओके, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के और बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और इन्वायरमेंट में आएगा लो कंसंट्रेशन की ओर, तो यह जो प्रोसेस हुआ इनसाइड और आउटसाइड इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन. सिमिलरली इसी प्रकार O2 इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज. वहीं O2 की बात किया जाए तो O2 यदि शरीर के अंदर रहेगा
तो उसका लो लेवल रहेगा। O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। अंदर रहेगा तो O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है यह बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या O2 हो। इसी को रिस्पिरेटरी सिस्टम इनहेल और एक्सहेल करने में डिफ्यूजन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी एलिमेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं, गैस रहते हैं, ओके, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हम O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। गॉट इट। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो है यह भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन का लॉ को फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, वही मूवमेंट जो होता है वाटर में मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेएबल के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। गॉट इट। तो इसे ध्यान रख। द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. Now, question is, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of a sugar or salt in water? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनिमल सेल, जंतु कोशिका, और प्लांट सेल, पादप कोशिका को यदि हम किसी सॉल्यूशन में, या तो सॉल्यूशन शुगर का होगा, चीनी का होगा, या साल्ट का, शुगर और साल्ट इन वाटर, शुगर और वाटर का या साल्ट और वाटर का, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो नो वी विल डिस्कस वन द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तो तीन चीज़ें होगी। पहला, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल्स हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, जब किसी सेल के सराउंडिंग में, उसके चारों ओर वाटर का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगा देन सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन क्या होगा, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल क्या करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर को गेन करेगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब सराउंडिंग के वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इस सॉल्यूशन सेल के कंपेरेटिवली, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से इसको देख लेते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। ओके, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute. Okay,
द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ solution is known as hypotonic solution. Got it? Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely to swell up. जब ओवरऑल क्या होगा, जब वाटर इंटर करेगा सेल में तो सेल क्या करेगा, स्वेल होगा. ओवरऑल यहीं पे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यही होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, जो स्थिति सेल का है और उसके सराउंडिंग जो वाटर कंसंट्रेशन है वो भी यदि सेम रहेगा. यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हायर था, सेल का कंसंट्रेशन कम था, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वेल हो गया फर्स्ट एनालिसिस में. ठीक, लेकिन दूसरा एनालिसिस में यदि सेल का और वाटर कंसंट्रेशन जो सराउंडिंग में है दोनों यदि सेम रहेगा, सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगा. इफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जब सेल का और उसके इन्वायरमेंट में, उसके सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है दोनों का यदि सेम एग्जैक्टली सेम रहेगा कंसंट्रेशन, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. ओके. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर सेल में जाएगा, सेल का वाटर जो है सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट ही है. बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे सेम साइज. तो फर्स्ट में क्या हुआ था, सेल स्वेल कर गया था, मतलब सूजन हो गया था, स्वेल कर गया था, बड़ा हो गया था. बट सेकेंड एनालिसिस में क्या हुआ, सेकेंड एनालिसिस में सेम साइज का है. अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जब मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सेल के कंपेरेटिवली यदि वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. No, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water. जब वाटर का कंसंट्रेशन लो रहेगा तो सेल क्या करेगा, अपना वाटर देन सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर. सेल क्या करेगा, अपना वाटर को लॉस करेगा बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनी. गॉट इट. क्या कहा गया यहाँ पे, ये देखो आप. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, such a solution is known as hypertony. जब सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसके सराउंडिंग में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, दो शब्द होता है, एक कंसंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूट. डाइल्यूट मतलब जिसमें किसी भी
सोल्यूट का मात्रा, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूट का मात्रा यदि कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। यदि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम कंसनट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे सराउंडिंग में जो है वाटर लो कंसंट्रेशन है, वहीं सेल जो रखा गया है उसमें जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन है उसमें। ओके, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सच अ सॉल्यूशन नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर अक्रॉस करेगा बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। लेकिन इस समय क्या होगा, सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर को छोड़ेगा, देयरफॉर द सेल विल सिंक। इसलिए क्या होगा, सेल जो है सिकुड़ जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो भी हुआ यहाँ पे, उसको हम कंक्लूड करके बताते हैं। ये फर्स्ट में क्या हुआ, जो सेल का कंसंट्रेशन था वो लो था, लेकिन सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन था वाटर का वो ज़्यादा था। तो यहाँ पे सेल क्या हुआ, स्वेल कर गया। ठीक है, ड्यू टू सेल जो है एब्जॉर्ब किया पानी को और स्वेल कर गया। लेकिन तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो। गॉट इट। लेकिन वही दूसरी बात, यदि सेल का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और उसके सराउंडिंग के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यदि सेम हो, तो सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या हम कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, सेल ओवरऑल सेम साइज का रहेगा, जिस साइज का सेल उस सॉल्यूशन में डाला गया था उसी साइज का रहेगा। गॉट इट। लेकिन वही तीसरे में क्या हुआ, यहाँ पे जो सेल का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था और उसके सराउंडिंग के कंसंट्रेशन, सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन कम था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सेल क्या हुआ, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन लेवल था वो लीव किया, मतलब छोड़ा, बट दिस टाइम मोर लीव्स वाटर लीव्स, क्या किया, लीव्स को लीव्स मतलब छोड़ा वाटर कंसंट्रेशन को। तो इससे क्या हुआ, सेल को इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये छोटा हो गया, मतलब श्रिंक हो गया, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। गॉट इट। नो, गॉट इट। Thus, osmosis is a special case of diffusion through the selectively permeable membrane. Now, let us try out the following activity. अब कोई और एक्टिविटी को हम देखते हैं। एक्टिविटी, osmosis with an egg। यहाँ पे osmosis with egg क्या गया, got it। Remove the cell of an egg by dissolving in dilute hydrochloric acid. The cell is mostly calcium carbonate. आपने एग देखा होगा, एक अंडा, उसका जो सेल रहता है, ऊपर का कवर जो रहता है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। उसका जो ऊपर का कवर रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है
उसको हटा के क्या करना है, डिजोल्व करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में, ठीक है। अ थिन आउटर स्किन नो इनक्लोज द एग, अ थिन आउटर स्किन नो इनक्लोज द एग, पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? 5 मिनट तक रखेंगे किसमें, पानी में, एग इन प्योर वाटर, ओके। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इट बाय ऑस्मोसिस। क्या होगा, एग क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा बिकॉज ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। नेक्स्ट, प्लेस अ सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। फिर पहले हम क्या देते, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहीं पे अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन के रूप में साल्ट सॉल्यूशन डालेंगे एंड ऑब्जर्व 5 मिनट, 5 मिनट तक देखेंगे। द एग श्रिंक हुआ है, एग क्या होगा, श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। वाटर पासेस आउट बाय द एग सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग से वाटर पास कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा इनटू साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि साल्ट का सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेट ज़्यादा होगा वो, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, हेयर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हेयर सॉल्यूशन बिकॉज द साल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, साल्ट सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है और एग सेल जो है उसमें वाटर जो है कम कंसनट्रेटेड, मतलब लो कंसनट्रेशन है, तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर मूव ऑन करता है, ओके। तो यहाँ पे एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकोट्स। एक्टिविटी, पुट ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकोट्स in plain water and leave them for some time, then place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following. First, each gain water and swells when placed in water. Next, however, when placed in the concentrated solution, it loses water एंड कंसिक्वेंसली श्रिंक, और ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पहले क्या हुआ, यहाँ पे स्वेल कर गया और सेकेंड टाइम क्या हो गया, सिकुड़ गया। नो, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितने भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं वो फ्रेश वाटर में, मतलब ताज़ा पानी में, ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट, मोस्टली जितने भी प्लांट होते हैं, टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट का रूट होता है, पौधे के जो जड़ होते हैं, वो जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तब डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस, द सेल आल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट requiring use of energy। यहाँ पे कहा गया है, thus diffusion is important to exchange of gases and water in the life of a cell। लेकिन डिफ्यूजन जो है ना, वो गैसेस और वाटर के लाइफ, किसी भी सेल के लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है, और इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स
environment. Different molecules move in and out of the cell through type of transport requiring use of energy. बहुत सारे वस्तुएं जो होती है, बहुत सारे प्लांट जो होती है, वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का ही प्रोसेस करते हैं. गॉट इट? नो. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लिपिड और प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है. एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है. कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. यह क्या कहलाता है? लिपिड और प्रोटीन कहलाता है. गॉट इट? सॉरी. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. Okay. Now we will discuss about cell wall. Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. किसी भी प्लांट के जो बाहरी मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि रिजिड होता है, कठोर होता है, कवरिंग, उसे ही सेल वॉल कहते हैं. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल बाहर रहता है. किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल वॉल बेसिकली प्लांट में पाया जाता है. ये आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज. यह सेल वॉल जो है, ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है. सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस. सेलुलोज कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन प्लांट्स. यह प्लांट को मजबूती प्रदान करता है. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. जब कोई प्लांट वाटर को लॉस करता है थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा, देयर इज श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. और श्रिंक करता है, जब वाटर को लॉस करता है और श्रिंक करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे. दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. माउंट द peel of a rohio leaf in water on a slide and examine cell under the high power of a microscope. Note the small green granules called chloroplast. Okay, they contain a green substance called chlorophyll. Under the high power of a microscope, note the small green granules called chloroplast. जो ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट में, ग्रेनुअल्स, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड. जो ग्रीन सब्सटेंस कंटेन रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे. पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर और साल्ट ऑन द माउंटेड लीफ on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? No. Place some rohio leaf in boiling water
for a few minutes. This kills the cell. Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur? No. Okay. What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Okay. Cell wall permits the cell of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic and external media without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cell can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cell. Okay. No, nucleus. About nucleus. Remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is further when we put iodine solution on the peel. Did each cell get evenly colored? Okay. According to their chemical composition, different regions of cell get colored differently. Some regions appear darker than other region. Okay. Apart from iodine solution, we could also use saffron solution or methylene blue solution to stain the cell. Apart from iodine solution, we could also use आयोडीन सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पे सैफरीन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। यहाँ पे तीनों चीज़ में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन हो, सैफरीन सॉल्यूशन हो या मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हो। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन ओनियन, लेट अस नो ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी एक्टिविटी। Let us take a glass of slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. Okay, cover करना ही है। What do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. Okay. Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus. Here there is similar structure in onion peel cells. The nucleus has a double-layered covering called nuclear membrane. Nucleus has double layer. Nucleus में क्या होते हैं? डबल लेयर होते हैं कवरिंग, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होल होता है, छिद्र, पोर्स, छोटा छोटा छिद्र होता है
जो किसी भी मटेरियल को क्या करता है, इनसाइड आउटसाइड ट्रांसफ़र करने में उनका योगदान रहता है। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, वह क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, which we will talk about section 5.2.4. okay, the nucleus contain chromosomes, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide, इसका शेप क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, only when cell is about divide. okay, chromosomes contain information for inheritance of characteristics from parents to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules. क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, वह इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह, कहने का मतलब पिता से बच्चे में, पेरेंट्स पिता से माता से, मतलब पेरेंट्स माता पिता से उनके संतान नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए के थ्रू, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के थ्रू वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक, उसके चरित्र को ट्रांसफ़र करता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वह सूचना को, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी, वो सूचना को जरूर ही संरक्षित रखता है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन को नेसेसरी, मतलब जरूर ही उसको संरक्षित रखता है। कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, और कंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्गेनाइज एक सेल कोशिका बनाता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इस फंक्शनल को, इस कार्य को, इस सेगमेंट को डीएनए का जीन कहते हैं। इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, वैसा कोशिका जो नहीं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेग्रल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो डीएनए में होता है सेल, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल इंटेग्रल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे की संरचना, धागे की तरह उसकी संरचना होती है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. Okay, the nucleus play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. Okay, in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. Some organism like bacteria, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया होता है। द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पोरली, बहुत कम मात्रा में, पोरली डिफाइंड, नहीं के बराबर डिफाइंड रहता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अनुपस्थिति में। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन
कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, इसलिए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के कारण ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Such organism whose cell lack of nuclear membrane are called, वैसा सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक करता है, मतलब कमी महसूस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोक्रियोट्स कहेंगे। प्रिमिटिव और प्राइमरी कैरियोट्स, कैरियोन, न्यूक्लियस। ओके। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाता है, यूकैरियोट्स में जैसे मनुष्य, हम आप लोग जो हैं यूकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, सी फिगर 5.4, आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ओके। Present in eukaryotic cell, many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels, bag-like structure, but not with the plastid as in eukaryotic cells. Prokaryotic cells: cell wall, plasma membrane, ribosomes, nucleoid. Cytoplasm. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stain. It is called cytoplasm. Okay. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. Okay. Cell organelles are enclosed by membrane in prokaryotes. सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? इनक्लोज होता है प्रोकैरियोट्स में। बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोट सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। ओके। द सिग्निफिकेंस of membranes can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरस जो होता है वो तब तक निर्जीव रहता है जब तक कि उसे वह किसी होस्ट में, मतलब किसी भी दूसरे प्राणी में वो इंटर नहीं करता है। जैसे ही वह किसी दूसरे प्राणी में इंटर करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे व्यवहार करने लगता है और मल्टीपल सेल बनाना शुरू कर देता है। गॉट इट? नो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर equal to 10 to the power minus 6 मीटर। और यूकैरियोटिक सेल साइज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन एंड नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन well defined and surrounded by a nuclear membrane. Prokaryotic cell chromosome single. Eukaryotic cell more than one chromosome. Prokaryotic cell membrane bond cell organelles absent. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है?
ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है. ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनल्स. एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट separate from the external environment. Okay, large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their applicated structures and function. To keep these activities of different kind separate from each other. Yes, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. Okay, this is one of the features of the eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. Okay, we have talked about the nucleus in a previous section. Yes, some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. Yes. Endoplasmic reticulum (ER). The endoplasmic reticulum (ER) is a large network of membrane bound tubules sheets. It looks like tubulous or round or oblong bags, vessels. The ER endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of ER endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum RER and smooth endoplasmic reticulum SER. RER, rough endoplasmic reticulum, looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of protein manufacture. The manufacturing proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER endoplasmic reticulum. Okay, the SER, smooth endoplasmic reticulum, helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. Some of these protein and lipid help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. Okay, here is a structure of animal cell. Golgi apparatus, plasma membrane, centriole, lysosome, ribosome, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, cytoplasm, nucleus, nuclear envelope, a smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Okay, you can proper see this photo pic. Thus, one function of the ER endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface. Okay, for some of the biochemical activities of the cell in the liver cell of the group of animals called vertebrates. See chapter 7. SER, a smooth endoplasmic reticulum, play a crucial role in detoxifying many
many poisonous and drugs. Okay, here is plant cell. Rough endoplasmic reticulum, lysosome, smooth endoplasmic reticulum, chloroplast, nucleus, Golgi apparatus, nuclear envelope. Okay, and here plasma membrane, adjacent cell wall, mitochondria, ribosome, cytoplasm, chloroplast. Got it? You can notice here cell wall. Cell wall is outer side. Okay. Yes. Now we will discuss about Golgi apparatus. Okay. The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane bound vesicles, fraternate sacs arranged approximately parallel to each other in a stack called cisterns. These membranes often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum, and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Golgi apparatus का काम क्या होता है? वह material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched of various targets and inside outside the cell through the Golgi apparatus. पैकेजिंग का काम और डिस्पैच का काम गोल्जी apparatus करते हैं. इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज. इसका काम क्या होता है? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन करना हो, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, इन vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. Sometimes क्या करता है, ये complex sugar को simple sugar में convert कर देता है. Okay, the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. Golgi apparatus जो है यह भी इन्वॉल्व होता है किसी में? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में. ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट Camillo Golgi. Was born at Cortino near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at Abbiategresso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of his hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work is greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of studying individual nerve and cell structures. This method is referred to as the Black reaction. This method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracking the process and most delicate ramification of cell. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique.
ये कैमिलो गोल्जी जो है पूरे ज़िंदगी भर उसका एक स्टेटमेंट था, कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिज लाइन्स मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग। मॉडिफाई करना है और इम्प्रूव करना है, सुधार करना है टेक्निक में। ओके, दिस टेक्निक गोल्जी रिसीव्ड द हाइएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906। 1906 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। विद सेंटियागो रेमोनी कैजोल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट lysosome. Lysosome. Structurally, lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made of RER, rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Okay, foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosomes, which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags. लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या करता है, ये खुद के ही एंजाइम को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। देयरफॉर, इसलिए लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, पोरस होता है, और अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है डीपली फोल्डेड होता है. दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate. तो कभी कभी ATP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, मॉलिक्यूल्स. ATP इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. Okay, the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. शरीर जो है अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है ATP के फॉर्म में, और देन ये केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और मैकेनिकल वर्क जो भी करते हैं, क्योंकि मेरे पास एनर्जी रहता है किस फॉर्म में, ATP के रूप में. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास एबल है, मतलब उसके पास खुद प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास योग्यता होता है. एबल टू मेक सम देयर ऑन प्रोटीन्स, खुद प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास क्या होता है, एबल होता है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है. नेक्स्ट, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है. देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स.
दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, यह कलर्ड प्लास्टिड होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, यह तो यह व्हाइट होगा मतलब उजला होगा, या कलरलेस होगा रंगीन होगा। क्रोमोप्लास्ट containing the pigment chlorophyll are known as chloroplasts. Chloroplasts are important for photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है प्लांट में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow और orange pigments in addition to chlorophyll. ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी अपने पास रखता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट के पास क्या होता है, प्राइमरली ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेनुअल्स स्टोर करके रखता है, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेनुअल्स स्टोर करके रखता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in material called stroma. Okay, these are similar to mitochondria in external structure like the mitochondria. Plastids also have their own DNA and ribosomes. Okay, now we will discuss about vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are storage sacs for solid and liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cell, while plant cell have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell of volume. Okay, in plant cell, vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acid, sugar, various organic acids, and some proteins. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include क्या क्या रखता है, amino acid, sugars, various organic acids, and some proteins. In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contain the food items that the amoeba has consumed. In some unicellular organism, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. Okay, each cell thus requires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. Okay, the cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, and clearing of waste material or forming new proteins. Got it? Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. The cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. Got it? Now we will discuss about cell division. New cells are formed in organism in order to grow, to replace old, dead, and injured cell, and to form gametes required for reproduction. Okay, the process by which new cells are made is called cell division. There are two main types of cell division, mitosis and meiosis. There are two main types of cell division. First, mitosis, second, meiosis.
The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell. The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell is called mother cell. Here, mitosis figure divides to form two identical daughter cells. The daughter cell have the same number of chromosomes as mother cell. It helps in growth and repair of tissues in organism. Okay, a specific cell of reproductive organism or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. They divide by different process called meiosis, which involves two consecutive division. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. Figure 5.8 meiosis is shown here. You can look it. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cells. Can you think as to why chromosomes number has reduced to half in daughter cells? Now we will discuss what you have learned. The fundamental organization unit of life is the cell. Next, cells are enclosed by plasma membrane composed of lipids and proteins. Okay, the cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of material between the outer interior of the cell and the outer environment. Okay, in plant cell, a cell wall composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. The presence of the cell wall enables the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. Okay, the nucleus in eukaryotes is separated from the cytoplasm by double layered membrane, and it directs the life process of the cell. The endoplasmic reticulum functions both as a passageway for intracellular transport and as a manufacturing surface. Next, the Golgi apparatus consists of a stock of membrane bound vessels that function in the storage, modification and packaging substance manufactured in the cell. Yes, most plant cells have large membranous organelles called plastids, which are of two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplasts that contain chlorophyll are called chloroplast, and they perform photosynthesis. The primary function of leucoplast is storage. Most mature plant cells have a large central vacuole that help to maintain the turgidity of the cell and stores important substance including waste. Okay, prokaryotic cells have no membrane bound organelles. Their chromosomes are composed of only nucleic acid, and they have only very small ribosomes as organelles. Okay, now cells in organism divide for growth of body, for replacing dead cells, and for forming gametes for reproduction. Okay, so here my class is
in end up. So thank you so much for watching this video. Thank you so much, friends.